इसके अंदर हमारे पास सबसे एक चीज और बात आती है, विच इज कि भाई बैक बॉन्डिंग में हम क्या और चीज देखते हैं, ठीक है, कि जब बैक बॉन्डिंग एब्सेंट होती है ना, जैसे हम बोले BH3 में, BH3 में, और मैंने बोला जी मेरे पास एक रिएक्शन है NH3 का। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुमको बोलती हूँ BF3 प्लस NH3, तो N पे तो लोन पेयर है, N पे तो लोन पेयर है ना। तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि वी हैव BH3, राइट, एंड वी ऑल्सो हैव NH3। तो बोरॉन के पास, बोरॉन का स्ट्रक्चर देखो मैंने कैसे बना दिया, सॉरी, आई शुड हैव ड्रॉन इट लाइक दिस, कि मेरे पास एक BF3 है और एक मेरे पास BH3 है, सही है। तो यहाँ चीज क्या है कि वी हैव BH3 एंड वी हैव BF3। तो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है, सही। आइडिया हियर इज कि भाई बोरॉन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है। नाउ क्वेश्चन इज कि कौन एडक्ट फॉर्मेशन करेगा, हु इज गोइंग टू फॉर्म मोर अडक्ट, है ना। तो ज्यादा अडक्ट फॉर्मेशन कौन कर रहा है, हम कह रहे हैं देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास 2p में लोन पेयर है, पर H के पास कुछ नहीं है। तो अमोनिया के अंदर नो बैक बॉन्डिंग, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल तो कोई बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो नो बैक बॉन्डिंग। लेकिन BH3 में भी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, लेकिन BF3 के अंदर फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो 2p का है, तो वो ही डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स किस में, बोरॉन के 2p में। अगर वो ही बोरॉन के 2p में डोनेट कर देगा तो हम बोलेंगे कि BF3 के अंदर 2p में इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो गया, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो गया, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो गया, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। इसका मतलब सिंपल ये है कि फ्लोरीन का 2p का इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर टू बोरॉन का लोन पेयर, है ना। तो BF3 के इंटरनली ही, BF3 के अंदर इंटरनली ही बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। और अगर इंटरनली ही बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या, कि इंटरनली ही अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, दैट मीन्स, दैट क्लियरली मीन्स व्हाट, कि भाई मैम BF3 को और किसी के बाहर से लोन पेयर की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के अंदर डालेगा, एक अपने पास रखेगा और बॉन्ड बना लेगा, तो हम बोलेंगे BH3 फॉर्म्स एन एडक्ट विद अमोनिया। तो आप सोच के देखो, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी, sp3, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो विल हैव नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग एन एडक्ट विद BH3, है ना। लेकिन अगर हम बात करें BF3 की, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाना भी अगर चाहता है तो उससे पहले ही फ्लोरीन ने इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर ली, और जब फ्लोरीन ने इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर ली तो अमोनिया BF3 के साथ अडक्ट नहीं बना सकता, ठीक है। तो अगर अमोनिया BF3 के साथ अडक्ट नहीं बना सकता, इसका मतलब क्या, कि यहाँ पे नो अडक्ट फॉर्मेशन, यहाँ पे नो अडक्ट फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई अडक्ट फॉर्मेशन नहीं है, पर यहाँ अडक्ट फॉर्मेशन है। ऑल्सो BH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड्स थे, तो बिफोर द अडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, लेकिन बाद में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो बोरॉन 3H तो बना ही रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है अमोनिया के साथ, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे BH3 और ये सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई बोरॉन की sp3, और नाइट्रोजन तो पहले भी sp3 था और नाइट्रोजन अभी भी sp3 ही है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में अडक्ट फॉर्मेशन होगा, कब होगा, जब पहले ही उस मॉलिक्यूल में कोई बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, ना अमोनिया में ना BH3 में। लेकिन BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, तो अमोनिया को बाहर से बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, हेंस देयर इज नो अडक्ट फॉर्मेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ऑलराइट। अच्छा, तो इस तरीके से हमारे पास आता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है जी ClO4 नेगेटिव, PO4 -3, SO4 -2 एंड SiO4 -4, ठीक है। इनके अंदर बताओ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है, सही बात है। तो हम ये बोलते हैं कि देखो ClO4 का स्ट्रक्चर देखें तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। PO4 -3 का मतलब P डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। SO4 का मतलब O नेगेटिव और O नेगेटिव, और SiO4 का मतलब O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, सही बात है।
So the idea here is कि ma'am we have this kind of structure ClO4 negative, PO4 minus 3, SO4 minus 2 and SiO4 negative. Now क्लोरीन का अगर हम देखें तो यहाँ क्लोरीन का चार्ज कितना है x, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8 इक्वल टू -1, तो क्लोरीन का चार्ज यहाँ निकल के आता है +7। फॉस्फोरस की बात करूँ, एक फॉस्फोरस एटम का चार्ज x, एक ऑक्सीजन एटम का चार्ज -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8 इज -3, तो यहाँ नेट चार्ज कैसे निकल के आएगा +5। एक सल्फर का चार्ज x, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 टाइम्स 4, तो -8, नेट चार्ज -2, तो ये मेरे पास निकल के आया +6। और यहाँ x -8 इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू आ गई भाई। सिलिकॉन का चार्ज x, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, तो 4 ऑक्सीजन का चार्ज -8, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई +4। सही। नाउ इन दिस मुझे पता है कि क्लोरीन ClO4 -1 के अंदर क्लोरीन पे प्लस चार्ज है +7, PO4 -3 के अंदर फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज है +5, SO4 -2 के अंदर सल्फर पे कैसा चार्ज है +6, और SiO4 -4 में सिलिकॉन पे कैसा चार्ज है +4। ठीक है। अब मुझसे क्या बोला जा रहा है कि ClO4 माइनस है, PO4 -3 है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज +7 में है। अब O के पास देखो, O के पास लोन पेयर है 2p में, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, वेकेंट कौन है, क्लोरीन के पास वेकेंट कौन है 3d। तो अगर क्लोरीन के पास वेकेंट 3d है, अगर क्लोरीन के पास वेकेंट 3d है, तो क्या होगा कि 3d इज वेकेंट, यस और नो। तो 2p अपने इलेक्ट्रॉन्स डालेगा क्लोरीन के 3d में, तो अगर 2p अपने इलेक्ट्रॉन्स डालता है क्लोरीन के 3d में, तो +7 पुल्स द इलेक्ट्रॉन बैक इनटू 3d वेरी वेरी स्ट्रांगली, है ना। तो बहुत ही स्ट्रांगली पुल करेगा, और अगर बहुत ही स्ट्रांगली पुल करेगा तो बैक बॉन्डिंग ClO4 माइनस के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इजीली पुल कौन कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जिसमें सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज बहुत ज्यादा, वो लोन पेयर को अपनी तरफ पुल ज्यादा कर लेगा। तो एज अ रिजल्ट सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग हो रही है ClO4 नेगेटिव में, फिर 6 वाला चार्ज तो SO4 -2 में, फिर PO4 -3 में, और फिर SiO4 -4 के अंदर। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम इसकी बात करेंगे तो वी विल हैव कि जिस सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज बहुत ज्यादा, उसका डोनेशन, उसका अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा। आप ऐसे समझो कि Cl पे +7 का चार्ज है, फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज है, फॉस्फोरस पे चार्ज है +5, सल्फर पे चार्ज है +6, सिलिकॉन पे चार्ज है +4। तो व्हेन दिस हैपेंस, तो हम कह रहे हैं +7 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, P+5 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, S+6 अपनी तरफ खींच लेगा, और Si+4 O अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम यहाँ से बोलते हैं ClO4 नेगेटिव इज मोर देन SO4 -2 इज मोर देन PO4 -3, एंड सबसे कम बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी यहाँ पे किसकी है, SiO4 -4 विच इज सिलिकेट। और आप ये देखो ओवरलैप जो हो रहा है ना भाई, ओवरलैप तो इसके 2p और क्लोरीन का 3d में ही हो रहा है, ऑक्सीजन के 2p और फास्फोरस के 3d में ही हो रहा है, ऑक्सीजन का 2p और सल्फर का 3d में ही हो रहा है, ऑक्सीजन का 2p का इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का 3d वेकेंट ऑर्बिटल। कैसे मुझे पता चला, आप सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे देखो, सबकी वैलेंस शेल में एंड में 3d वेकेंट आ रहा है। 15 होता है एटॉमिक नंबर फास्फोरस का, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, सिलिकॉन का होता है 14। तो जिनका भी एटॉमिक नंबर अबव 10 है, उन सभी की कॉन्फ़िगरेशन एंड में 3s2 3p पे एंड होती है, और 3d तो खाली होता ही है। तो एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कि जो हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कौन करेगा, ClO4 -1। ठीक है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन कहता है कि बताओ अगर पॉलीमराइजेशन की बात आ जाए कि भाई इजीली पॉलीमराइजेशन कौन करेगा, है ना। पॉलीमराइजेशन का मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ना, एक मॉलिक्यूल कनेक्ट अनदर, एक मॉलिक्यूल कनेक्ट अनदर, कनेक्ट अनदर, एक मॉलिक्यूल कनेक्ट अनदर, एक मॉलिक्यूल, एंड सो ऑन। तो ए कनेक्टेड ए कनेक्टेड ए कनेक्टेड ए कनेक्टेड ए एंड सो ऑन। तो मुझसे बोला जा रहा है कि बताइए पॉलीमराइज कौन जल्दी करेगा। देखो पॉलीमराइज जल्दी 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 वो करता है, ठीक है, पॉलीमराइज जल्दी वो करता है जो, पॉलीमराइज जल्दी वो करता है जो, कौन,
जो खुद के अंदर बॉन्ड्स नहीं बनाता, यानी कि जिसमें बैक बॉन्डिंग खुद हो जाती है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर ही बैक बॉन्डिंग हो जाती है, भाई उसको दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो बैक बॉन्डिंग जिसका सबसे ज्यादा, उसका रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कम। तो इनके बीच में रहता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अभी पीछे क्वेश्चन करके है, ClO4 नेगेटिव, PO4 -3, SO4 -2 और SiO4 -4। तो आप देखो, हमने सिलिकेट्स के पॉलीमर्स पढ़े हैं, हमने क्लोरेट्स के या परक्लोरेट्स के या फॉस्फेट्स के या सल्फेट्स के पॉलीमर्स नहीं पढ़े हैं। क्यों नहीं पढ़े? तो आप देखो, क्लोरीन में कैसा स्ट्रक्चर था, यहाँ चार्ज +7 था, यहाँ फॉस्फोरस पे चार्ज +5 था, यहाँ सल्फर पे चार्ज +6 था, और यहाँ सिलिकॉन पे चार्ज +4। तो जिसमें चार्ज कम है, वो अपनी तरफ O नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स को कम खींच पा रहा है। तो ये कम खींचेगा, तो आपस में जब बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो फिर दो दो सिलिकॉन आयन मिलके पॉलीमराइज करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सही है। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि दो दो आपस में कनेक्ट करने चाहिए। तो सबसे कम पॉलीमराइजेशन किसका? ClO4 -1, देन SO4 -2, देन PO4 -3, and then we have SO4 -4। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है हमारे पास, ये हमें समझ आता है कि दैट इज वाई वी गेट टू सी पायरोसिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट। ये क्यों देखने को मिलते हैं? इनका देखने का पर्पस ही ये है कि भाई बिकॉज उनमें बैक बॉन्डिंग खुद में कम है, तो आपस में फिर इनको पॉलीमराइज करने की जरूरत पड़ जाती है ना, कि भाई एक मॉलिक्यूल फिर बाहर दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है। भाई सीधी सी बात है, घर में ही तुम्हारे प्यार नहीं है, तो तुम प्यार घर के बाहर ही ढूंढोगे, है ना। तो ये वही चीज है। समझ में आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मुझे बोला गया कि बताओ कौन सी कार्बीन स्टेबल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। जैसे मुझे बोला गया CF3 पॉजिटिव। अब CF3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन है, एक CCl3 कार्बोकैटायन पॉजिटिव है। अब देखने में क्या लग रहा है कि कार्बोकैटायन, तो हम कहते हैं कि जितना न्यूट्रल उतना अच्छा, जितना कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को आप न्यूट्रलाइज कर दो उतना अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन पे प्लस चार्ज तो है, फ्लोरीन उल्टा बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फ्लोरीन उल्टा बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, समझ लो, फ्लोरीन उल्टा बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अगर फ्लोरीन बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या, कि भाई ये तो एक तरीके से ज्यादा अनस्टेबल हो जाना चाहिए था, कार्बोकैटायन ए और कार्बोकैटायन बी। और हमने क्या बोला कि मैम, अगर CF3 है और C पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, और F पे क्या है, एक लोन पेयर है। अगर F पे एक लोन पेयर है, तो F क्या करेगा, F अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के वेकेंट p में डालेगा। और क्योंकि फ्लोरीन का भी ये लोन पेयर इज प्रेजेंट इन 2p, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल। तो अगर कार्बन के पास भी वेकेंट p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास भी 2p है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन कार्बन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, और क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, समझ रहे हो। तो एज अ रिजल्ट व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, कि मैम जो क्लोरीन के पास लोन पेयर है वो प्रेजेंट है 3p में, और ये 2p है, और हमें पता है कि 3p 2p का ओवरलैप जो होता है वो बहुत ही वीक होता है ना। तो 3p 2p का ओवरलैप होता तो है, बैक बॉन्डिंग तो होती है ना, लेकिन ये जो बैक बॉन्डिंग होती है ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो कहाँ न्यूट्रलिटी कार्बोकैटायन को ज्यादा मिलेगी, तो कार्बोकैटायन को न्यूट्रलिटी ज्यादा मिलेगी CF3 पॉजिटिव के अंदर। और जहां कार्बोकैटायन को न्यूट्रलिटी ज्यादा मिलेगी CCl3 प्लस से ज्यादा, तो एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे मेरा कार्बोकैटायन ट्राई फ्लोरो कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपने को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट। अच्छा, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। और देखो, अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर की, तो ये स्टेबिलिटी की बात है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी हम बता सकते हैं, है ना। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हमें कंसेप्ट समझ में आएगा कि भाई जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल, मतलब वहाँ कार्बोकैटायन ज्यादा न्यूट्रल हो पा रहा है। तो वही हमने देखा कि CF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग अच्छी है,
और CCl3 के अंदर बैक बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2p 3p का ओवरलैप है, जबकि कार्बोकैटायन से 2p वेकेंट है, और यहाँ पे 2p का लोन पेयर जो फ्लोरीन में है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे 2p का लोन पेयर डोनेशन हो रही है। सही है। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि CH3 पॉजिटिव इज अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। एक लास्ट एप्लीकेशन और देखते हैं बैक बॉन्डिंग की हम लोग। देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कहता है जी CF2 का कार्बीन है और CCl2 का कार्बीन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि C पे 2 फ्लोरीन है, सही है, एक लोन पेयर है ना। तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4, है ना। अब आप ये चीज समझो कि भाई जो CF2 है, राइट, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कार्बन के पास 2 फ्लोरीन है और 2 p ऑर्बिटल, ऐसे कर, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये होती है हमारी सिंगलेट स्टेट। ये होती है हमारी सिंगलेट स्टेट। सही है। सिंगलेट स्टेट का मतलब कि जब कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल है, तो हो क्या रहा है कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग प्रेजेंट है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर अलग अलग प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन फिर हाफ, तो हाफ प्लस हाफ, नेट सब इज 1, तो ये आ जाएगा 2s+1, दैट इज 2 × 1+1 यानी कि 3। तो ये मेरा बन गया यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, ये मेरा बन गया यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट। अच्छा, अगर ये मेरा ट्रिपलेट स्टेट है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये मेरा यहाँ पर क्या है, अगर ये मेरा यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट है, अच्छा, सिंगलेट स्टेट क्या होता है? कार्बन से 2 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, सही, और एक p ऑर्बिटल ये है, एक p ऑर्बिटल ये है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ प्रेजेंट है एक में। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ, और एक ही ऑर्बिटल में रहने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ है। तो नेट स्पिन की वैल्यू हो जाती है हाफ प्लस माइनस हाफ, दिस इज 0। अब मैं यहाँ से क्या बोलूंगी, 2s+1, तो दिस इंडिकेट्स 2 × 0+1, तो ये आंसर आ गया 1। इसे बोला जाता है हमारी सिंगलेट स्टेट। सही है। अब आप ये चीज समझो, पहला सवाल ये आता है कि CF2 की कौन सी स्टेट स्टेबल है ना, सिंगलेट स्टेट स्टेबल या ट्रिपलेट स्टेट स्टेबल। तो हम क्या बोलते हैं कि जो CF2 है उसमें ट्रिपलेट स्टेट या सिंगलेट स्टेट देखते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ फ्लोरीन पे लोन पेयर है। अब अगर सिंगलेट स्टेट है, तो फ्लोरीन अपना लोन पेयर का क्या कर सकता है, कहता है जी मैं अपना एक लोन पेयर उठा के कार्बन के अंदर डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी, समझ लो। तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सिंगलेट स्टेट में बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन ट्रिपलेट स्टेट। और अगर बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन ट्रिपलेट स्टेट, इसका मतलब क्या है कि मैम फ्लोरीन अपने लोन पेयर्स प्रोवाइड करा देगा कार्बन के वेकेंट p ऑर्बिटल में। और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा रहा है कार्बन के वेकेंट p ऑर्बिटल में, तो हम बोलते हैं जी नेट स्पिन 0, नेट स्पिन, तो 2s+1 है ना। तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेट मल्टीप्लिसिटी कितनी निकल के आई, 1। मल्टीप्लिसिटी का 1 का मतलब कि भाई इसकी स्टेट सिंगलेट स्टेट है। समझ में आ गया। और अगर सिंगलेट स्टेट है तो हम क्या बोलेंगे कि CF2 का कार्बन स्टेबल कि CCl2 का कार्बन स्टेबल। तो पहला क्वेश्चन कि भाई CF2 कौन सी स्टेट में ज्यादा स्टेबल, ठीक है, व्हाट इज द स्टेबल स्टेट, आइदर इट इज द सिंगलेट स्टेट विच इज स्टेबल और इट इज द ट्रिपलेट स्टेट विच इज स्टेबल। समझ में आ गया। अच्छा, ट्रिपलेट स्टेट ज्यादा स्टेबल या सिंगलेट स्टेट ज्यादा स्टेबल? तो हम कहते हैं जी ट्रिपलेट स्टेट में तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं पा रही, तो ट्रिपलेट स्टेट इज नॉट स्टेबल एंड सिंगलेट स्टेट इज स्टेबल। समझ में आ गई थी बात? तो सिंगलेट स्टेट इज मोर स्टेबल। ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इज दिस क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे को क्या बोलता है कि भाई अगर अगर मुझे बोला जाए कि सिंगलेट स्टेट, तो मुझे ये क्लियर हो गया कि कोई भी कार्बीन जैसे है वो सिंगलेट स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ CF2 लोन पेयर, तो मैंने ऐसे बना दिया, मैंने कहा जी मेरे पास CF2 है, एक p ऑर्बिटल ये है और एक p ऑर्बिटल ये है, सही है।
इज इट क्लियर? यहाँ CCl2 की बात कर लो, तो ये CCl2 है, एक p ऑर्बिटल ये है, एक p ऑर्बिटल ये है, तो मैंने कहा दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट है, ये भी CCl2 की कैसी स्टेट है, ये भी CCl2 की सिंगलेट स्टेट है, समझ लो। अच्छा, ये भी सिंगलेट स्टेट, ये भी सिंगलेट स्टेट। अब लेकिन बात ये है कि दोनों की सिंगलेट स्टेट में से ज्यादा स्टेबल सिंगलेट स्टेट किसकी है ना, कि भाई दोनों रहेंगे तो पहले सिंगलेट स्टेट में, लेकिन मैं बोल रही हूँ जो मेरा फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास ये जो लोन पेयर है दिस इज प्रेजेंट इन 2p, और कार्बन का भी वेकेंट ऑर्बिटल क्या है 2p, तो 2p का ओवरलैप बहुत बढ़िया होता है। क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन 3p, समझो, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन 3p। तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर क्लोरीन के पास लोन पेयर इज प्रेजेंट इन 3p, तो यहाँ पे 3p 2p का ओवरलैप बहुत खराब है, क्योंकि कार्बन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, कार्बन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है भाई वो तो 2p ही है, लेकिन क्लोरीन अपने लोन पेयर ला रहा है 3p से, तो देर इज अ मूवमेंट फ्रॉम 3p टू 2p, एंड इफ देर इज अ मूवमेंट फ्रॉम 3p टू 2p, इसका मतलब क्या है कि अगर 3p से 2p का मूवमेंट है दैट क्लियरली मीन्स व्हाट, कि भी मैम 3p 2p का ओवरलैप हो रहा है, और क्योंकि 3p 2p का ओवरलैप हो रहा है इट क्लियरली इंडिकेट्स व्हाट, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि 3p 2p का ओवरलैप इज नॉट दैट इफेक्टिव जितना 2p 2p का ओवरलैप। एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे CF2 का सिंगलेट स्टेट इज मोर स्टेबल देन CCl2 का सिंगलेट स्टेट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमसे ध्यान रखें, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो मेरा रीमर टीमन रिएक्शन है, ठीक है, तो रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर है ना, हम पढ़ेंगे फिनॉल्स के रीमर टीमन रिएक्शन में जो कार्बीन बनती है CCl2 वो सिंगलेट टाइप की बनती है, कि भाई सिंगलेट और ट्रिपलेट में से स्टेबल कार्बीन सिंगलेट वाली होती है, ठीक है। और इस तरह से अपने को ये पता होना चाहिए, राइट। तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग इज क्लियर, कि कहीं वो पॉलीमराइजेशन का इम्पैक्ट करती है, कहीं वो लुइस एसिड को इम्पैक्ट करती है, कहीं वो बेसिक स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करती है, कहीं वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी इम्पैक्ट करती है। जिसका बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है हम कहते हैं डेफिनेटली वो थर्मली स्टेबल ज्यादा है, ठीक है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।